आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें किसी भी ज़रूरत नहीं है किसी भी पहचान की, क्योंकि वो शख्सियत जो है वो ऐसी हैं, अगर उनके बारे में बताया जाए तो एक किताब लिखी जा सकती है। वो कृषि वैज्ञानिक भी हैं, वो वाइस चांसलर भी हैं। वाइस चांसलर ही नहीं बल्कि वो सबसे युवा वाइस चांसलर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ल जी। सर, स्वागत है आपका पहले तो एपीएन न्यूज़ पे। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत, वो भी इतनी कम उम्र में, तो सर अपना परिचय दीजिए ताकि जो जनता है वो भी आपके बारे में अच्छी तरह जान सके। जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं डॉक्टर प्रभाशंकर शुक्ला वर्तमान में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग मेघालय में कुलपति के रूप में कार्यरत हूँ। उससे पहले मैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में प्राध्यापक था और प्राध्यापक के साथ साथ सोयाबीन ब्रीडिंग का काम करता था। जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो मस्कनवा, जो मेरे गांव के बगल में है, वहाँ से हुई है। और वहाँ के बाद फिर मैं कानपुर और इलाहाबाद से हायर एजुकेशन की शिक्षा लेने के बाद नौकरी एक शिक्षक के रूप में मध्य प्रदेश से शुरू की। 2004 तक मध्य प्रदेश में सेवा देने के बाद 2004 अगस्त में मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया। जहाँ तक ज्ञान, बुद्धि और इसके विकास की बात है, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सब हमको एक माध्यम के रूप में जीवन में मिलते हैं। यह उस व्यक्ति पर निर्भर है कि इन माध्यमों का, वो प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, उच्च शिक्षा के विद्यालय हो, का प्रयोग करते हुए अपना सर्वांगीण विकास कैसे करे, यह उस छात्र पर निर्भर होता है। क्योंकि संदर्भ में मेरा मानना है कि जो भी इस धरा पे जन्म लिया है, एक दिन में सबको 24 घंटे का ही समय मिलता है। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उस 24 घंटे का उपयोग कैसे करता है, और उसके लिए उसको अब टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। और धीरे धीरे हम सभी लोग जो भी पैदा हुए हैं इस धरा पे अपना समय पूरा करते हैं। उस समय को हम उपयोग कैसे करते हैं अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए। अपना ज्ञान जब बढ़ गया तो उसको अपने समाज को बढ़ाने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए, यह व्यक्ति पर ही निर्भर होता है। फिर किस क्षेत्र के में हमने विशेषज्ञता हासिल की है, उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद जो एक शिक्षक के रूप में या किसी और रूप में, अधिकारी के रूप में जो दायित्व हमको मिला, उस दायित्व को हम भारतीय संविधान के अनुसार कैसे पूरा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो सर्वाधिक लोग, अक्सर यह चर्चा, या विद्यार्थी भी इस बात की चर्चा करता रहता है कि ये हमारे अधिकार हैं, तो अधिकारों की चर्चा तो संविधान के अनुसार हम सभी लोग करते हैं, लेकिन दायित्व तो हमारा क्या है उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरा तो युवाओं से यही कहना होगा कि अधिकारों के साथ साथ जब हम अपने दायित्वों की भी चर्चा, दायित्वों की भी जानकारी रखेंगे और उसका भी प्रचार प्रसार करेंगे, तो जहाँ हमारा जीवन अच्छा होगा वहीं कहीं ना कहीं से देश के प्रति हमारा और ज़्यादा लगाव बढ़ेगा। हम अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे और उसको पूरा करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह से मोदी जी की एक किताब आई है, मोदी @20, तो उस किताब को आप किस तरह से देखते हैं, और मोदी जी के जो सपने हैं या उनकी डिलीवरी है उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? आपने बहुत ही अच्छा और समसामयिक प्रश्न किया है। मोदी @20 पुस्तक हम सभी लोगों के बीच में है, और
इस पुस्तक का इंटेलेक्चुअल्स के बीच में अध्ययन भी चल रहा है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति इस पुस्तक के विषय में अलग अलग इंटरप्रिटेशन करता है। मेरे विषय में यह पुस्तक न सिर्फ 5 अध्याय में 22 व्यक्तियों ने मिलकर 21 टॉपिक्स पे अपने विचार लिखे हैं, और वो विचार इस रूप में हैं जो ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्य देश के लिए किया गया है उसको इंगित करते हैं, बल्कि वह यह भी संदेश देते हैं कि एक व्यक्ति को अपने समय का कैसे बेहतर उपयोग करते हुए अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, और लक्ष्य तय करने के बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें काम करना चाहिए। और जितना ही बड़ा लक्ष्य होगा उसको पाने के लिए हमने क्या रास्ता बनाया है, और रास्ते में आने वाली जो चुनौतियां हैं उस चुनौतियों का हमको सामना कैसे करना है। अगर हमने चुनौतियों को से डर जाएंगे तो हम बिल्कुल अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको अपने लक्ष्य के साथ ही चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और यह पुस्तक में यह संदेश दिया गया है। सर, अगर बात करें मोदी जी की, तो वैश्विक नेता के रूप में मोदी जी की जो स्वीकार्यता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी हम सभी जानते हैं विश्व में आज सर्वाधिक लोकप्रिय बन चुके हैं, लेकिन लोकप्रिय मोदी जी ऐसे नहीं बने हैं। उन्होंने अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को प्रायोगिक रूप में उतारकर देश के साथ साथ विश्व के नेताओं के सामने प्रस्तुत किया है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, नवरात्रि का समय, और नवरात्रि के समय माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व भ्रमण पर निकलते हैं, और वहाँ के नेता जब ये पूछते हैं कि इस नवरात्रि के समय में आपके लिए भोजन की क्या होगी, और उनके के माध्यम से यह बात आती है कि 1 गिलास पानी उनके लिए पर्याप्त है, तो उसके माध्यम से न सिर्फ वो भारतीय ज्ञान व्यवस्था को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, बल्कि 7 दिन उन लोगों के बीच में मिनिमम चीज़ें इस शरीर को लेने के साथ साथ देश की जो आध्यात्मिक व्यवस्था है उसको प्रूव करते हैं। इसलिए देश के जो अन्य देशों के जितने भी नेता हैं उनके बीच में वो न सिर्फ अपनी जगह बनाते हैं, बल्कि एक ऐसी अमिट छाप छोड़ते हैं जो हर भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि अमेरिका बात हम अक्सर किया करते हैं, और उस अमेरिका में शुरू में जब कभी माननीय प्रधानमंत्री जी जाना चाहते थे तो उनको वीज़ा की दिक्कत हुआ करती थी, और जब जाने का उनको अवसर मिला तो अपने कर्म के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाई कि आज जब विश्व के नेताओं के बीच में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि हर नेता पहले उनसे मिलने का प्रयास करता है। और जिसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी कुछ दिन पहले के यात्रा में अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से पीछे से आके उनसे हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं, वो इस बात को जो है अपने आप में
प्रूव करता है कि उनकी सर्वमान्यता विश्व में कैसे बढ़ गई है। मोदी जी हमेशा जो है युवाओं पर फोकस करते हैं और मोदी जी पहले भी कह चुके हैं कि 2047 का जो भारत होगा वो इस भारत से बिल्कुल अलग होगा। तो आपको लगता है कि युवाओं के अंदर जोश की कमी है? मोदी जी जो है युवाओं का जोश बढ़ाना चाहते हैं, जिसके चलते 2047 जो आने वाला है उसमें भारत जो है विश्व गुरु बनकर निकले? आपने दूसरा भी प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मोदी जी ने ना सिर्फ एक प्रधानमंत्री के रूप में, बल्कि देश का एक सिटीजन होने के नाते संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं और अधिकार के साथ साथ जो कर्तव्य दिए गए हैं, और उन्होंने यह प्रूव किया है अपना अधिकार मिलने के लिए हमें कितना कर्तव्य करने की ज़रूरत है। उस कर्तव्य के माध्यम से देश के युवाओं को एक संदेश देने का काम किया है कि वो जिस भी क्षेत्र में, वो विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, अध्यापन का क्षेत्र हो, कल्चर का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, जिस भी क्षेत्र में हम रहें, अपने संविधान में प्रदत्त अधिकारों के साथ साथ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए पूर्ण प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी असफलता भी हाथ लगती है, लेकिन असफलता हमको इस बात की ओर इंगित करती है कि अगला प्रयास मुझे इससे अधिक बल देते हुए करना पड़ेगा। और शायद यही बात है कि आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी, जहाँ पे छात्र और छात्राओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना परचम फहराया है, वहीं तकनीकी के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स, स्किल इंडिया, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और शायद इसी कारण से आज देश स्टार्टअप्स के माध्यम स्टार्टअप के क्षेत्र में भी विश्व को पीछे छोड़ रहा है। और उनका ये प्रयास और उनका ये मार्गदर्शन देश के युवाओं को नया दिशा दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक विश्वास उन्होंने देश के युवाओं के मन में पैदा किया है, उस विश्वास के साथ देश का युवा आगे बढ़ रहा है। और इस तरीके से सतत यदि हम आगे बढ़ते रहे तो निश्चित ही 2047 का जो भारत होगा वो एक समृद्ध भारत होगा। ना सिर्फ अपने लोगों के लिए जीवन के आवश्यक सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ साथ ऐसे दो देश जिनको कभी भारत की सहयोग की आवश्यकता हुई, उस सहयोग के लिए भी हम तत्पर रहेंगे। और जो हमारे वेदों की जो वाणी है कि विश्व वसुधैव कुटुंबकम, उसको भी हम पूर्ण रूप से साकार करेंगे। बात करें महिलाओं की भागीदारी की, तो महिलाओं की भागीदारी में भी देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो सबसे आगे नज़र आते हैं। चाहे देश की महामहिम राष्ट्रपति हो, वो भी एक महिला हैं। तो महिला की भागीदारी की अगर बात करें तो आप कहाँ पाते हैं मोदी जी को? देखिए, भारत पारिवारिक व्यवस्था का देश है और परिवार व्यवस्था में पुरुष और महिला दोनों का बराबर का योगदान है। मोदी जी ने इन दोनों के महत्व को समझते हुए उन्होंने ना सिर्फ पुरुष बल को, बल्कि महिला क्षेत्र में भी वो अंतिम कड़ी से जुड़ी हुई महिला, और जिसमें महिलाओं का पूर्ण सम्मान और सम्मान देने का जो भी अवसर उनको जब भी मिला, उस अवसर को कभी उन्होंने जाने नहीं दिया। और वो दोनों चीज़ें इस बात से परिलक्षित होती हैं कि देश में अभी ट्राइबल्स के माध्यम से कोई भी राष्ट्रपति हमारे बीच में नहीं आया था। देश भी नहीं जानता था कौन लोग का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन एक ऐसी राष्ट्रपति के रूप में महिला को लेके वो सामने आए, जिससे ना सिर्फ देश का ट्राइबल कम्युनिटी अपने को जो है गौरवान्वित महसूस की,
बल्कि देश भी एक महिला राष्ट्रपति पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद इधर जो है कोई ट्राइबल महिला इस देश की राष्ट्रपति बनी है। सर, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वहाँ पर आप उन्हें कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने कोरोना के अंदर भी देखा, उसके बाद भी देखा, सब जगह मंदी आई, लेकिन भारत के अंदर मंदी जैसे जो आसार हैं वो देखने को नहीं मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी में इस हमें कहेंगे विशेष कौशल उनके अंदर है, नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर है, उनके काम करने का तरीका अपने आप में अलग है। कोरोना के आहट को भांपते हुए देश में कानून व्यवस्था के साथ साथ देश के लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए कि हम किसी भी त्रासदी से संघर्ष करते हैं, उन्होंने पहले यूनिटी के लिए लोगों को एक समय निश्चित करके थाली बजाने की बात कही। थाली बजाना ही नहीं था, बल्कि वह एक संदेश था कि प्रधानमंत्री जी की एक आवाज़ पर देश के सारे नागरिक उस बात को मानने के लिए तैयार हो गए। तो उनको लग गया कि अब कोरोना की जो स्थिति है, जब हम इसको एक एक स्तर पे घोषणाएं करते हुए लागू करेंगे तो मेरी बात पे देश का जो है नागरिक विश्वास करेगा, और इसी विश्वास के साथ अपनी टीम के लोगों से विचार विमर्श करने के उपरांत इस महामारी से संघर्ष करने के लिए उन्होंने जो कई स्तर बनाए, उन स्तरों पे एक एक करके लागू करते गए, जिसका ही परिणाम है कि आज मंदी की स्थिति विश्व के अनेक देशों में पड़ी है, भारत में भी कुछ पड़ा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं उसका बहुत प्रभाव भारत के लोगों पे नहीं पड़ा है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब जिस तरह से किताब आ गई है और पब्लिश भी हो चुकी है, अब जो युवा हैं उन्हें आप किस तरह से संदेश देना चाहते हैं ताकि युवा जो है अपनी भागीदारी बिजनेस के अंदर या कोई भी सेक्टर है उसके अंदर करे, ताकि भारत जो है वो विश्व गुरु बने? मोदी @20 पुस्तक मुझे लगता है युवाओं को इस रूप में लेना चाहिए, उनके ड्रीम के लिए पढ़ना चाहिए कि ये पुस्तक जो लिखा गया है ये पार्टी और व्यक्ति विशेष की पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक में युवाओं को एक संदेश दिया गया है कि संविधान के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें, क्योंकि देश राष्ट्र सबसे बड़ा है, क्योंकि राष्ट्र अक्षुण्ण रहने के बाद ही हम दूसरी और चीज़ों को जो है समृद्ध बना सकते हैं, इसलिए राष्ट्र को सबसे आगे ले जाने के लिए जो ज्ञान के माध्यम से जो भी क्षमता हमने स्किल अपने अंदर विकसित किया है उस पे को लेके हमको उसमें काम किए जाने की ज़रूरत है, और काम सही काम किए जाने की ज़रूरत है, जिससे कि जैसे हम अगर कृषि के क्षेत्र में जाएं, आज का ये कहता है कृषि के क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, लेकिन कृषि का अल्टरनेट भी तो कोई नहीं है, इसलिए हम तकनीकी के साथ यदि कृषि के क्षेत्र में जाएंगे, उसको किस तरीके की ऊर्जा और तकनीकी की ज़रूरत है उसको विकसित करेंगे, और उसके से साथ साथ उसके लिए एक अलग अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि जहां हम सर्वाधिक रोजगार के अवसर कृषि में पाएंगे, वहीं कृषि के माध्यम से अधिकाधिक उत्पादन तकनीकी को लागू करते हुए लेंगे, और उससे हमको लाभ भी ही नहीं प्राप्त होगा, बल्कि समय के साथ जितने भी खाद्यान्न की ज़रूरत आने वाले समय में भी पड़ेगी, हम उस माध्यम से उसको भी पूरा कर लेंगे। सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एपीएन न्यूज़ से। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला जी, जो कि वाइस चांसलर हैं सबसे युवा उम्र के, जिन्होंने हमारे साथ कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की और अपने कुछ ऐसे इनके अनुभव भी थे जो इन्होंने साझा किए। दिल्ली से एपीएन न्यूज़ के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।